हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम राजस्थान में एनर्जी रिसोर्सेज के प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। यानी एनर्जी प्रोडक्शन की क्या स्थिति है हम उसको जानेंगे। देखिए, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा आधुनिक आर्थिक प्रगति का एक आधारभूत संसाधन है। किसी भी क्षेत्र की प्रगति और उसके लोगों के जीवन स्तर का जो मापन है वो ऊर्जा उत्पादन और उपभोग की मात्रा में किया जाता है। यानी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किसी रीजन के अंदर और कितना उस एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, उसके आधार पर ही अगर वो एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और एनर्जी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यानी वो एक वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है और डेवलप्ड रीजन है वो। तो किसी भी क्षेत्र के अगर हमें प्रगति का मापन करना हो, जीवन स्तर का मापन करना हो, तो हम ऊर्जा उत्पादन और उपभोग की मात्रा के अनुसार करते हैं। इसीलिए ऊर्जा संसाधन को विकास का बैरोमीटर भी कहा जाता है, यानी बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और इसीलिए ऊर्जा नियंत्रण ही वह शक्ति है जिससे मनुष्य आर्थिक क्रियाकलाप संपादित करता है। इसलिए इसे हम पावर रिसोर्स कहते हैं। और ये जो जितनी भी हम मनुष्य की विकासात्मक क्रियाएं हैं उनका आधार भी ऊर्जा है और इसी कारण इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ऊर्जा के वर्गीकरण की ओर कि हमारे यहाँ पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार की एनर्जी के अंतर्गत उसको कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, ऊर्जा के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला पशुओं से प्राप्त ऊर्जा, दूसरा निर्जीव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा। अब पशुओं से प्राप्त ऊर्जा वर्ग जो है उसमें मानव तथा पशु शक्ति सम्मिलित होती है, जबकि जो निर्जीव ऊर्जा पदार्थ हैं उसके अंतर्गत कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, एटॉमिक एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। एक दूसरे तरीके से भी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो दो प्रकार से भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। एक तो परंपरागत तथा नवीकरणीय अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो प्रेजेंट टाइम में जो एनर्जी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन चल रहा है वो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। परंपरागत यानी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हम इसे कहते हैं, और ये जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उसे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के भी कहते हैं, या फिर हम इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज भी की कैटेगरी के अंदर भी रखते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की तो इनमें कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स और जल विद्युत इसके मुख्य रूप से आते हैं। इस वर्ग में जल विद्युत को छोड़कर शेष सभी ऊर्जा प्रकृति में सीमित है और जिनकी मात्रा उपयोग के द्वारा निरंतर ये घटने वाली है। जल विद्युत ही केवल ऐसा है जो घटता नहीं है, उसकी ऊर्जा में कमी नहीं आती है, लेकिन बाकी जैसे कोयला है हमें मिनरल्स माइन से अवेलेबल है, खनिज तेल माइन से हमें मिलता है, नेचुरल गैस हमें वैसे मिलती है, तो इसकी जो अमाउंट है वो घटने वाली है। जबकि जो जल विद्युत है वो एक सतत और संसाधन है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब जब हम बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की, तो देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जितने भी नवीन ऊर्जा के स्रोत विकसित हुए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनके मानवीय प्रयासों से पुनर्स्थापन न हुई है, और इन सभी स्रोतों को हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के विकास करने के लिए 1985 में ऊर्जा राजस्थान में
ऊर्जा विकास एजेंसी डेवलप की गई, स्थापना की गई, यानी और स्टार्टिंग में रेडा वर्क कर रहा था इसके लिए, फिर बाद में इसका नेम चेंज करके नाम परिवर्तन करके राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड RREC रख दिया गया। ठीक है। अब राजस्थान में अगर ऊर्जा विकास की हम बात करें तो देखिए बहुत लंबी हिस्ट्री है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के कुछ ही रियासतों में विद्युत शक्ति उपलब्ध थी। राजस्थान के जब गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ पूरा राजस्थान, तो उस समय केवल 13 मेगावाट क्षमता के 15 विद्युत ग्रह थे इस यहाँ पर, जिनमें मात्र 26 कस्बों और 16 गांवों में बिजली उपलब्ध थी। इस प्रकार हम बात करें तो जो स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के टाइम में जो एनर्जी का प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम था, लेकिन जो भी हमारे 5 ईयर प्लान्स बने उसमें एनर्जी का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ता गया काफ़ी, और ये बढ़ के लगभग आप देखिए 2012 और अगर हम आगे की भी देखें तो काफ़ी हद तक अब ऑलमोस्ट सभी जो राजस्थान के विलेजेस हैं यहाँ पर एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो बढ़ गया है। अब राजस्थान में जो हमें एनर्जी मिलती है वो कई सोर्सेज से मिलती है। देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में की हम बात करें तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत हमें जो तापीय विद्युत है जिसमें कोयला, गैस, तेल आदि से बनती है, जल विद्युत है और आणविक ऊर्जा है वो मिलती है, और कई पावर प्लांट्स भी इन पे बेस्ड हमारे राजस्थान में इस्टेब्लिश किए गए हैं। वहीं हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो हमें सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोडीजल, पवन ऊर्जा, बायोमास, ये सब एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो सबसे पहले हम तापीय ऊर्जा को डिस्कस करते हैं कि राजस्थान में जो थर्मल पावर है, थर्मल पावर की पोजीशन क्या है। देखिए थर्मल पावर में बेसिकली लिग्नाइट और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया गया है। इस वीडियो में हम हमारे जो लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो लिग्नाइट आधारित जो थर्मल विद्युत परियोजनाएं हैं कई राजस्थान में हमारे इस्टेब्लिश्ड हैं, आप सबको पता होगा। और राजस्थान में अगर हम लिग्नाइट के भंडार की बात करें तो 10 करोड़ मीट्रिक टन लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। लिग्नाइट भंडारों के क्षेत्र में राज्य जो है वो सेकंड पोजीशन में है, और राजस्थान में ये जो लिग्नाइट कोयला है ये बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों में पाया जाता है। बीकानेर मंडल में जो हमारा बीकानेर जो जोन है, डिवीज़न है, उसमें लिग्नाइट की मुख्य उत्पादन पेटी है जो बीकानेर शहर के दक्षिण पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली है। इस पेटी में लिग्नाइट उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पलाना, खारी, चन्नेरी, गंगा सरोवर और मुंद हैं। ये हम पहले जो रिसोर्सेज के बारे में जब हमने पढ़ा था तब उनमें देख लिया था। और पलाना का जो लिग्नाइट है संसार का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है, बेस्ट क्वालिटी का लिग्नाइट कोल पलाना में अवेलेबल है। पलाना के खाने टर्शरी कोयला जमाओं के अंतर्गत जानी जाती हैं, और जो लेयर है कोल की वो 6 मीटर के आसपास है। पलाना लिग्नाइट क्षेत्र में लगभग 20.5 मिलियन टन के कुल सुरक्षित भंडार पाए जाते हैं। पलाना जो जगह है ये बीकानेर के उत्तर पूर्व में देशनोक गांव की ओर है, और इसमें काफ़ी क्षेत्र आते हैं, खारी, भडवानिया, चन्नेरी, गंगा सरोवर, मुंद, केसर देसर, नापासर, ये सारा एक बेल्ट है पूरा जहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिल रहा है। अब पलाना की जब हम बात करें तो यहाँ पर दूसरे जो एरियाज़ हैं वहाँ ये जो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है ये यहाँ पर बात कर रही है, छोटे स्मॉल पावर प्लांट्स भी इसने यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं, और काफ़ी एक प्रॉमिसिंग जगह है जहाँ से हम थर्मल जो प्रोडक्शन है बिजली का वो
कर सकते हैं। अब अगला अगर हम बात करें अगली इसकी जो एरिया है कपूर्डी व जालिपा जहाँ लिग्नाइट मिल रहा है। कपूर्डी जालिपा भी एक लिग्नाइट का अच्छा स्रोत है और बाड़मेर में है। यहाँ पर कपूर्डी जालिपा में 1800 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट के 2 विद्युत गृह स्टैब्लिश हैं। वहीं जो जालिपा जगह है वहाँ पर भी 3600 करोड़ रुपए की लागत से 1000 मेगावाट के 4 विद्युत गृह स्टैब्लिश्ड हैं। तो कपूर्डी और जालिपा दोनों एरियाज जहाँ पर हमें लिग्नाइट मिल रहा है वहाँ पर विद्युत गृह भी स्टैब्लिश्ड हैं। उसके बाद का जो एरिया आता है वो है बरसिंगसर वाला एरिया। देखिए बरसिंगसर में भी लिग्नाइट मिलता है और यहाँ पर भी विद्युत गृह स्टैब्लिश हैं, लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत गृह बने हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान सरकार और नेवेली लिग्नाइट निगम के सहयोग से बिजली जो विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं और 2 लिग्नाइट इकाइयाँ यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हैं जो बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रही हैं। उसके बाद आता है बीकानेर का गुढ़ा लिग्नाइट विद्युत परियोजना। देखिए ये जो बीकानेर का गुढ़ा लिग्नाइट विद्युत परियोजना है ये एक निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट परियोजना है। प्राइवेट कंपनी द्वारा इस्टेब्लिश परियोजना है। इसका निर्माण आंध्र प्रदेश की मरुधरा कंपनी द्वारा किया गया है और यहाँ जो गुढ़ा बीकानेर में जो लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट स्टैब्लिश्ड है उसकी जो क्षमता है वो 125 के आसपास है। ठीक है, फिर आता है गिरल जो लिग्नाइट थर्मल परियोजना है उसकी बात करते हैं हम। देखिए इस परियोजना की कुल क्षमता यानी गिरल जो बाड़मेर के अंदर है उसकी जो एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट के आसपास है, जिसमें आपकी 8 यूनिट्स के 8 इकाइयाँ खोली गई हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ये जो केरल का बाड़मेर में लिग्नाइट थर्मल परियोजना है, प्रोजेक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहा है, इसमें जर्मनी की KLF कंपनी जो है वो इसका एक जॉइंट वेंचर है, ये गवर्नमेंट का और जर्मनी की KLF कंपनी का। नेक्स्ट जो लिग्नाइट आधारित परियोजना है वो है भादेसर। भादेसर में बाड़मेर में है, तो भादेसर लिग्नाइट विद्युत परियोजना में भी 1000 मेगावाट 125 मेगावाट के 8 विद्युत इकाइयाँ यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हैं और जो एनर्जी प्रोडक्शन कर रही हैं। ये जो 8 इकाइयाँ हैं हर इकाई में 125 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। उसके बाद आता है सिंगरौली सुपर पावर क्षेत्र। देखिए इस विद्युत केंद्र से राजस्थान प्रांत को ये जो सिंगरौली सुपर पावर स्टेशन है इससे राजस्थान को 123.53 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। ये केंद्र सरकार की परियोजना है जिसमें पूरी क्षमता से 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने पर राजस्थान को 300 मेगावाट इसमें बिजली मिलेगी। अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें केवल 15% बिजली प्राप्त हो रही है राजस्थान को। इसके लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कानपुर से जयपुर तक 440 केवी लाइन का निर्माण किया गया है, जिससे राज्य अपने हिस्से की बिजली सिंगरौली से प्राप्त कर सकेगा। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने जयपुर में हीरापुरा नामक जगह है, वहाँ पर 440 केवी ग्रिड का एक सब स्टेशन स्टैब्लिश किया है। तो ये जो लिग्नाइट आधारित जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सब जो परियोजनाएं हैं स्पेशली जो अपने यहाँ पर पलाना वाला जो एरिया है, एक पूरा बेल्ट है बीकानेर में, वहाँ पर काफ़ी पलाना में, बरसिंगसन में, कपूरडी में, जालिपा में, सब जगह पर जहाँ जहाँ लिग्नाइट मिल रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की यूनिट स्टैब्लिश की गई हैं। हाँ, तो अगर हम बात करें बीकानेर की तो बीकानेर में पलाना, कपूरडी, पलाना, उसके बाद बरसिंगसर, उसके बाद जो गुढ़ा और ये वाला जो एरिया है और यहाँ पर खोला गया है। फिर हम बात करें बाड़मेर की। बाड़मेर में लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स किन किन जगहों पे हैं तो कपूरडी, जालिपा, गिरल, गुढ़ा, भादेसर,
ये जो लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जो कि लिग्नाइट का से एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं और जो थर्मल एनर्जी जो राजस्थान को प्राप्त हो रही है उसकी चर्चा करेंगे।